वॉइस पहुंच रहा है हमारा? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। आप लोग कुछ बोलोगे मेरे को सुनाई नहीं देगा, ठीक है? आप लोग कुछ भी बोलोगे मुझ तक आवाज नहीं आएगा। आप लोग को रिप्लाई चैट पे करना है। एक दो मिनट वेट करते हैं फिलहाल, है ना? यस सर जी, है ना? वॉइस आ रहा है मतलब, ठीक। वेट करते हैं थोड़ा, और बच्चे लोग जुड़ जाए, है ना? तब तक हम थोड़ा सा यूट्यूब क्या हुआ सर जी? जय जोहार सभी को, जय जोहार, नमस्कार। यूट्यूब क्या है ना, देखो, यूट्यूब में लाइव क्लास लेने के लिए थोड़ा हाई कैपेसिटी का इंटरनेट चाहिए। यहाँ जो वाईफाई है ना, उससे क्या होता है, बीच बीच ब्लर हो जा रहा है ना, डिस्टर्ब होता है क्लास। इसलिए क्या कर रहे हैं, इस पे ले रहे हैं क्लास। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे नहीं रहेगा, यूट्यूब पे भी सभी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड होते जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? डोंट वरी। अभी फिलहाल इससे पढ़ो, बाद में देखना रहेगा तो यूट्यूब ओपन करके देख सकते हैं, रहेगा यूट्यूब में। चलिए, तो मैं मान के चलो वॉइस वगैरह बढ़िया आ रहा है। हाँ, सभी को जय जोहार। यस सर। देखिए, मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। अपन जो पढ़ रहे थे क्लास में, वो था टैक्स सिस्टम, भारत का कर प्रणाली, है ना? कर प्रणाली पे बात हो रहा था, और कर प्रणाली के अंतर्गत मैं आपको टैक्स, है ना, उसके बाद सेस, और साथ में एक और चीज क्या बताए थे, अधिभार। ये तीनों को मैं क्लियर कराया था क्या होता है। तो हमने पहले, सबसे पहले क्या देखा था, परिभाषा, अर्थ देख लिए थे इस सिस्टम का। अर्थ के बाद मैं बात किया था इसके सिद्धांत में, टैक्स से संबंधित कुछ थ्योरी है जिसमें बोला था आपका प्रगतिशील, प्रतिगामी और लेफरसन। ठीक। इसके बाद हम लोग टैक्स का प्रकार देखे थे, और प्रकार में आप लोग को दो चीज बताया, एक बताया था डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष, और दूसरा बताया था अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर की बात की है तो मैं इसमें आप लोग को बता दिया था आयकर, मोटा लिखाएगा, मोटा, अच्छा ठीक, बेटर है। इसमें हमने बताया था आपको आयकर, है ना? आयकर पढ़े थे, ठीक। उसके बाद हमने आयकर के बाद इसी में देखा था क्या, निगम कर। निगम कर के बाद हमने इसी में देखा था आपका क्या, पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। और इसी के बाद इसमें हमने आपको बताया था उपहार कर। संपत्ति कर 2014-15 से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, और सीमा शुल्क को आयात और निर्यात शुल्क में बांटा था, और बताया था आप लोगों की क्या, ये क्या है, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को या विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने का बहुत बेहतर उपकरण है आयात और निर्यात शुल्क जो इसमें होता है, इसको हमने देखा। साथ में हमने इसमें क्या देखा, केंद्रीय बिक्री कर, उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश से बाहर क्या होता है, देश में उत्पादन होता है और जिसका देश से बाहर निर्यात कर दिया जाता है, उन पर क्या लगाया जाता है, आपका केंद्रीय बिक्री कर। इस पर बात हुई थी। और केंद्रीय बिक्री कर के बाद फिर हमने जो देखा था वो देखा था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैं अलग से आपको बताया था इसके बारे में। तो अभी तक हम लोग कर वाले टॉपिक में इतना कुछ पढ़ लिए। थोड़ा सा इसमें बचा था आपका क्या, अवधारणा, ठीक है? तो इस अवधारणा के अंतर्गत अब आपको बताना था मेरे को, ठीक है? चलिए, तो मैं यहां तक आप लोग को अभी तक कर टॉपिक में लेके आया हूं। अरे यार, अब तो ऐसा मत बोलो कि कुछ नहीं दिख रहा है। क्या सौरभ, बाकी सबके साथ ऐसा हो रहा है या सिर्फ सौरभ के साथ है? नहीं सर, क्लियर है। दिख रहा है।
दिख रहा है सौरभ, आपके में नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है, नेटवर्क इश्यू होगा, आप एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। किसी के साथ भी इश्यू होता है ना, देखिए टीचमेंट की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ फिलहाल टीचमेंट अच्छे से चलेगा हमारे तरफ से। आप लोग के साथ अगर कोई दिक्कत होगा ना तो आप एक काम करिएगा, तुरंत लेफ्ट हो जाइएगा, अगर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बीच में अगर नेटवर्क इश्यू हुआ, ब्लर हुआ या अटक गया, तब ऐसा कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक। तो टैक्स सिस्टम के अंतर्गत हमने इतना कुछ समझा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा किस पे, कर परिहार और कर वंचना। ये टॉपिक है आपका, मतलब एक सब टॉपिक है टैक्स प्रणाली के अंतर्गत। एक है आपका क्या, कर परिहार, है ना। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कर परिहार, इस टॉपिक पे 3 दिन से आप लोग लटके हुए हैं, है ना। आज फाइनली इसको कंप्लीट कर देते हैं, कर वंचना। चलिए, कर परिहार और कर वंचना ये होता क्या है ना। जय जोहार, जय जोहार। कर परिहार की अगर बात करें तो देखो, इसको मैं बोला था यह एक वैध प्रक्रिया है। अगर दोनों को तुलना करें, दोनों की तुलना करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक वैध प्रक्रिया है और यह अवैध प्रक्रिया है, अवैध प्रक्रिया है, ठीक है, अवैध प्रक्रिया है। तो इसको हमने बताया था पहले, कर परिहार को समझते, मैं बताया भी था लास्ट क्लास में कि कर परिहार क्या है। यह एक वैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने देश के नागरिकों को कर में एक निश्चित सीमा तक क्या करती है, छूट प्रदान करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, यह वैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, तो कर के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या होता है, कर के दायरे को बढ़ाना, मतलब इससे करने से अधिक लोग क्या करें, टैक्स पेमेंट करें। तो कर के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से, बढ़ाने के उद्देश्य से, तो करती क्या है गवर्नमेंट, इस उद्देश्य से क्या करती है, एक निश्चित सीमा तक ना, ऐसा नहीं कि एक लिमिट होता है इसका भी, एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक छूट प्रदान करती है, कर में छूट प्रदान करती है। बात क्लियर। और ये छूट जैसे आप किससे प्रदान होता है, लाइक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो क्या, यदि आपने दान दिया पैसा, यदि आपने क्या किया, LIC वगैरह कराया है, यदि आपने क्या किया, आपकी जो PPF की राशि रहेगी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यदि आप क्या कर रहे हो, किसान बचत पत्र खरीद रहे हो, यदि आप क्या कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हो, राष्ट्रीय विकास पत्र भी होता है, तो ये सब ही अगर आप खरीदते हो, बचत पत्र, ये सब यदि आप करते हो या खरीदते हो, तो एक निश्चित सीमा तक की राशि आपके इनकम से, इसमें से जितना, मान लो आप 5 लाख का ये काम कर दिए, तो गवर्नमेंट 5 लाख का छूट तो नहीं देगा, लेकिन जो निश्चित सीमा गवर्नमेंट की रहेगी उस लिमिट तक क्या करेगी गवर्नमेंट, आपके इनकम से उतना पैसा माइनस कर देगी और आपका टैक्सेबल जो नेट टैक्सेबल अमाउंट जो रहेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उस पर जो छूट प्रदान करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट को देखा जाएगा कि कौन से टैक्स स्लैब में आ रहा है और उस हिसाब से क्या कर लिया जाएगा, फिर टैक्स लिया जाएगा आपसे। तो ये होता है क्या, कर परिहार। तो कर परिहार में मैं क्या बता रहा हूं, यह एक वैध प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, ठीक है। और लीगल प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं, यहाँ के नागरिक जो टैक्स पे कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि कहां कहां से हम कर की बचत किस सीमा तक कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया या ये छूट किसके द्वारा प्रदान की गई है, सरकार का पहले उद्देश्य क्या होता है, कर के दायरे में क्या करना, वृद्धि करना। क्लियर, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट की, कर वंचना समझते हैं। आपका ऑडियो मेरे को सुनाई नहीं देगा, है ना, आप कुछ भी बोलोगे मेरे तक नहीं आएगा, मैं फिर से बोल दिया हूं। अगर किसी ने अपना माइक ऑन कर दिया होगा तो फिर अदर स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे, इसलिए अपना माइक भी आप लोग ऑफ रखिएगा, सिर्फ मैं यहां से आपका चैट पढ़ पाऊंगा और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं किस पे, कर वंचना पर, ठीक है। कर वंचना की बात करते हैं कि कर वंचना होता क्या है।
तो कर वंचना, देखो यहाँ पर मैं लिखा भी हूं, हमारा टॉपिक क्या है, कर परिहार एवं कर वंचना, ये एक टॉपिक है, सब टॉपिक है समझिए टैक्स के अंतर्गत। तो कर परिहार शब्द से मैं आपको परिचित करा दिया कि कर परिहार क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा परिचित होना है कर वंचना शब्द से, वंचना, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह एक अवैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं या गतिविधियां शामिल है। क्रियाएं की जगह आप गतिविधियां भी लिख सकते हो, गतिविधियां ज्यादा सुटेबल है। वह सभी क्रियाएं या गतिविधियां शामिल होती है जिसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं या गतिविधियां शामिल होती है जो कर चोरी के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर उद्देश्य क्या है, टैक्स को बचाना, और यहां पर उद्देश्य क्या हो जा रहा है आपका, टैक्स को क्या करना, चोरी करना। तो याद रखिएगा, जो कर चोरी के उद्देश्य से किए जाते हैं, चोरी के उद्देश्य से किए जाते हैं। बात क्लियर? मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो मैं क्या बोला है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अब। तो मैं क्या बोला, कर क्या कहला रहा है, मीन्स क्या, कर वंचना हम क्या बोल रहे हैं, कर वंचना एक अवैध प्रक्रिया है, ठीक है जी। कर वंचना क्या है, एक अवैध प्रक्रिया है, और अवैध प्रक्रिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मैं क्या बोल रहा हूं, अवैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं गतिविधियां शामिल है जो कर चोरी के उद्देश्य से किए जाते हैं। मीन्स टैक्स चोरी करने के लिए जो भी गतिविधियां हमारे देश में हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, उन सभी को क्या बोला जाता है, इसमें जस्ट उसको सर रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, तो उसको अब मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा। ओके मैं बाद में कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यह एक अवैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह सभी गतिविधियां शामिल है जिसमें क्या किया जाता है, कर चोरी के उद्देश्य से जो किए जाते हैं। बात क्लियर, इतना समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका परिणाम क्या निकलता है, कर वंचना का परिणाम क्या होता है। तो कर वंचना के परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्या होता है, काले धन में वृद्धि होती है। काले धन में क्या होता है, वृद्धि होता है, और इस काले धन में वृद्धि होने के वजह से अब इसका परिणाम बहुत कुछ होता है। क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई, मुद्रास्फीति, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुद्रास्फीति शब्द को लेकर कंफ्यूज मत होना। मुद्रास्फीति जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, महंगाई होता है, पढ़ेंगे, वो टॉपिक है पूरा। वो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, और क्या होता है, तो आतंकवादी, नक्सलवादी, गैर कानूनी, इन सभी गतिविधियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑब्वियसली है भाई, जितना भी देश में इलीगल काम हो रहा है वो सभी किस बेस पे हो रहा है, ब्लैक मनी के बेस पे हो रहा है ना। तो मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, सडनली अगर अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा आ जाता है, अगर अर्थव्यवस्था में तरलता बोलते हैं उसको, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से मुद्रास्फीति जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था में अगर पैसे की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाता है, और इस डिमांड की तुलना में उत्पादन नहीं हुआ रहता तो सप्लाई कम हो जाता है और वस्तुएं क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति यहां बढ़ती है। इसको आप बोल सकते हो मुद्रास्फीति ये होती है, ये मांग जनित होती है। अब ये सब को ना मैं मुद्रास्फीति टॉपिक में समझाऊंगा। अभी काले धन में वृद्धि में महंगाई बढ़ती है,
किसी भी देश की बात हो। दूसरा क्या बोल रहा हूं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती है, नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ जाती है, गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ जाती है, और इस काले धन पर आधारित एक समानांतर अर्थव्यवस्था, काले धन पर आधारित एक समानांतर अर्थव्यवस्था, एक समानांतर अर्थव्यवस्था किसी भी देश में क्या करती है, रन करने लगती है, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसका परिणाम जो है ना, ये भयंकर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि ये जो कर वंचना है, कर वंचना का मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या बोला, एक अवैध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह सभी क्रियाएं या गतिविधियां शामिल है जो कर चोरी के उद्देश्य से किए जाते हैं। अब इससे होता क्या है, तो अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में काले धन में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इस काले धन में वृद्धि होने से क्या होता है, तो देश में महंगाई बढ़ता है, आतंकवादी, नक्सलवादी और गैर कानूनी गतिविधियां, इन सभी में वृद्धि होती है, और उस देश में क्या होता है, काले धन पर आधारित एक समानांतर अर्थव्यवस्था रन करने लगती है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है जी। आप लोग को ना ये सबको ना धीरे धीरे लिखते भी रहना है ना। मैं नोट्स तो सेंड किया ग्रुप में करने के लिए, पूरा है ना, पूरा हैंड रिटन नोट्स। देखो वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं है, वो नोट्स से क्या है, ऐसे ही मैं ये क्लास ले रहा हूं और आप लोग नोट्स बना रहे होगे, तो वो पूरा मैं रिटर्न में बोल बोल के बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया था क्लास में। तो स्टूडेंट ने नोट्स बनाए थे स्टूडेंट लोग, उन्हीं किसी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का वो क्या है, नोट्स है। तो हम जो पढ़ाए हैं, हम जो लिखा है वही पूरा है उसमें, है ना। बहुत अच्छे से नोट्स है, तो आप इसमें से भी बना सकते हैं, या ग्रुप में मैं भी सेंड किया हूं उसमें भी कुछ शामिल कर सकते हैं। लेकिन नोट्स से बेटर होता है सेल्फ का होना, इस चीज को याद रखिएगा। आप खुद का पढ़ा हुआ जितना ज्यादा बार पढ़ोगे, जितना ज्यादा बार रिवीजन करोगे, वो आपके दिमाग में छपता जाता है। इस चीज को थोड़ा ना माइंड में रखे रहिएगा। चलिए ठीक है सर जी, ये इनकम टैक्स सांसदों और कुछ हद तक छूट मिलता है, ठीक है, उनको सर्च करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ना तुम भी बड़ा गजब गजब का करते हो। चलो ठीक, अब हम क्या बताएं, कर वंचना के परिणाम स्वरूप, इस कर वंचना के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कर वंचना का रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी में वृद्धि हो रही है। अब ये काले धन में वृद्धि हो रही है। अब आता है कि इस काले धन को सफेद कैसे करते हैं। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया, ब्लैक मनी को जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड में कैसे लाया जाता है, सरकार के रिकॉर्ड में उसको लाना पड़ता है ना। मतलब लाना पड़ता है इन द सेंस क्या, अलग तरीके से। ये नहीं कि मैं ड्रग्स का तस्करी कर रहा हूं तो ये देखो मैं इतने का ड्रग्स बेचता हूं, इतने का खरीदता हूं, ऐसा नहीं। उसको फर्जी रूप से कुछ अलग तरीके से क्या किया जाता है, व्हाइट में चेंज किया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया थोड़ा समझो। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया, काले धन को क्या करना, सफेद करने की प्रक्रिया, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने की प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये दो प्रक्रिया से होता है। एक को बोला जाता है, एक को बोला जाता है राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, और दूसरे को बोला जाता है, एक राउंड ट्रिपिंग और दूसरे को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक को क्या बोला जाता है आपका राउंड ट्रिपिंग, और दूसरे को क्या बोला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, हमने कर वंचना समझा, कर वंचना का परिणाम क्या हो रहा है उसको देखे, काले धन में वृद्धि, और उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, इस काले धन को सफेद में कैसे बदला जाता है। ठीक, अब सफेद में कैसे बदला जाता है, तो इसके लिए दो प्रक्रिया, एक को बोला जा रहा है राउंड ट्रिपिंग और दूसरे को क्या बोला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये राउंड ट्रिपिंग होता क्या है, तो राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, तो राउंड ट्रिपिंग में क्या किया जाता है, पैसे को हवाला के माध्यम से, हवाला के माध्यम से देश से बाहर भेज दिया जाता है, देश से बाहर भेज दिया जाता है, और देश से बाहर भेजकर अगेन वो पैसा फिर क्या होता है, पुनः देश में, पुनः देश में एफडीआई के रूप में वापस आता है।
बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोला, राउंड ट्रिपिंग के तहत क्या होता है, हवाला समझाएंगे अभी, फिलहाल बस हवाला समझो, वर्ड बस जानो क्या मैं बोल रहा हूं। राउंड ट्रिपिंग के तहत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत काले धन को हवाला के माध्यम से देश से बाहर भेज दिया जाता है और वह पुनः पैसा देश में एफडीआई के रूप में आता है, और जहां एफडीआई के रूप में आया तो वो ब्लैक मनी क्या हो गया, व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूं, हो क्या रहा है, मैं क्या बोला, राउंड ट्रिपिंग। तो राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो ब्लैक मनी है हमारे देश में उसको क्या हवाला के माध्यम से बाहर भेज देते हैं, देश से बाहर। अब वो देश से बाहर गया हवाला के माध्यम से, उसके बाद क्या किया गया, उसको क्या किया जाएगा, एफडीआई के रूप में पुनः देश में निवेश किया जाएगा, और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस एफडीआई के निवेश के लिए फर्जी कंपनी की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, फर्जी कंपनी की, फर्जी सेल कंपनी इनको बोला जाता है, इन सभी कंपनियों को क्या बोला जाता है, सेल कंपनी। तो ये जो फर्जी कंपनी होती है इनकी स्थापना किया जाता है उस निवेश के लिए, और इस फर्जी कंपनी के आय और व्यय के रूप में उस मनी को शो कर दिया जाता है। मतलब में वास्तव में कोई कंपनी की स्थापना हो ही नहीं है, लेकिन पेपर में कि हमने कंपनी की स्थापना कर दी, उस कंपनी में हमने इतने करोड़ रुपया निवेश किया, कंपनी का इनकम लेन देन इन सब में शो कर दिया जाता है इस एफडीआई को। बात समझ रहे हो, तो इस एफडीआई को जो हवाला के माध्यम से जो पैसा देश से बाहर गया था वो पैसा पुनः देश में एफडीआई के रूप में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, राउंड ट्रिपिंग। अब इस एफडीआई को देश में आ रहा है तो उस देश में क्या किया जा रहा है, फर्जी कंपनी की स्थापना की जा रही है और उस कंपनी के आय और व्यय के रूप में उस मनी को शो कर दिया जा रहा है, और इस तरह यह पूरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, बात क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आया, यही चीज है आपका और कुछ नहीं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, फर्जी कंपनी की स्थापना की जाती है, और फर्जी कंपनी की स्थापना करके वो जो हवाला के माध्यम से बाहर गया पैसा था और जो अब व्हाइट मनी के रूप में देश में आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, एफडीआई के रूप में, उस एफडीआई को इस फर्जी कंपनी के आय और व्यय के रूप में शो किया जाता है, और इस तरह वह मनी क्या हो जाता है, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो, इतना समझ में आया जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, याद रखिएगा ऐसे मतलब दूसरे देश में जा रहा है हवाला के माध्यम से और उस देश में एफडीआई के रूप में फिर पुनः देश में आ रहा है, पुनः देश में आ रहा है तो ये ब्लैक मनी के रूप में आ रहा है। और यही जो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैं क्या बोला, ब्लैक मनी से क्या बढ़ता है, आतंकवादी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां या नक्सलवादी गतिविधियां, ये सब बढ़ता है। तो फर्जी कंपनी के आय और व्यय के रूप में तो दिखा दिया गया, मतलब पैसा वास्तव में यहाँ लगा नहीं, तो वो पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है आतंकवादियों के हाथ में, वो जाता है कहाँ, नक्सलवादियों के हाथ में, वो कहाँ जाता है जहां गैर कानूनी गतिविधियां करना है, कहीं क्या कर रहा है, करवाना है, पैसा देना है, तो उन सभी जगह ये पैसा फिर बांटा जाता है। इसलिए ऐसा ना हो करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा काम हुआ, क्योंकि ये पैसा मोस्टली अगर देखा जाए तो आतंकवादी का जो फंडिंग होता है वो इसी रूप में होता है, यहां से पैसा निकलता है। और आतंकवादियों को जो फंडिंग होता है उसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसको समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। किस किस देश से अधिक पैसा आ रहा है एफडीआई, इसको वॉच करने के लिए G7 समूह है, 7 देशों का जो समूह है जिसको G7 बोला जाता है, इस G7 कंट्री की पहल पर 1989 में एक संस्था बनी, इस संस्था का नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन सी संस्था बनी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रख, अलग G7 संस्था की पहल पर 1989 में FATF बना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये क्या, ये संस्था वॉच करते रहता है से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, एफडीआई हो रहा है। ठीक,
किस कंट्री से सबसे ज्यादा एफडीआई दूसरे देश में जा रहा है, उसके बाद जितना भी एफडीआई जा रहा है उसका रिकॉर्ड को ये चेक भी करते रहता है। वास्तव में कोई एफडीआई निवेश नहीं हो रहा है करके, ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए जा रहा है करके, तब ये क्या करता है एफटीएएफ उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। किस में डाल देता है? ग्रे लिस्ट में। वार्निंग देता है। मीन्स क्या? ग्रे लिस्ट में डालना मतलब वार्निंग देना, उसको वार्न कर रहा है कि हम तुमको ग्रे लिस्ट में डाल, सुधर जाओ करके। अगर इसके बाद भी वो नहीं सुधरता तो एफटीएफ उस कंपनी को क्या करता है? ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। किस में डाल देता है? ब्लैक लिस्ट में। अब इन दोनों में डालने का मतलब क्या हुआ, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो। मैं क्या बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं ना बाहर से जा रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो हवाला के माध्यम से दूसरे देश से पैसा जा रहा है और वो पुनः एफडीआई के रूप में पुनः वापस देश में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो पैसा आ रहा है उसको तो फर्जी कंपनी की स्थापना करके आय और व्यय के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक, अब फर्जी कंपनी की स्थापना मतलब वास्तव में वहां तो पैसा लगा नहीं, तो वो पैसा जा कह रहा है, तो ये पैसा गैर कानूनी गतिविधियों में क्या होता है? सप्लाई किया जाता है, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज हो या नक्सलिज्म हो या फिर दंगा हो, फसाद हो, इन सभी गतिविधियों में पैसे को लगाया जाता है। इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, गवर्नमेंट स्थिर होती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, बहुत सारे उसके क्या है नेगेटिव पॉइंट्स है। इसलिए क्या किया, ये चीज ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर देश के साथ बहुत बड़ी समस्या थी, खासकर जो टेरर फंडिंग देश है जैसे पाकिस्तान हो गया या अदर कंट्रीज है, इन लोग से क्या करते हैं, वहां से ऐसा होता था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर रोक लगाने के लिए या इस पर नियंत्रण रखने के लिए 1989 में एफएटीएफ का गठन किया गया था और इसका सदस्य बना भारत 2010 में। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, 1989 में एफएटीएफ का गठन हुआ और 2010 में भारत इसका सदस्य बना है। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? पेरिस में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये संस्था इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज बताया, 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ, भारत 2010 में इसका सदस्य बना और पेरिस में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक, अब बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये संस्था क्या करता है, जिन देशों से फर्जी एफडीआई ज्यादा होता है उस पर वो ये वॉच करता रहता है उन देशों को। ठीक है, अब वॉच करने के बाद ये क्या करता है, शुरू में उनको क्या करता है, वार्न करने के लिए ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते तो उनको किस में डाल देता है? ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो ग्रे लिस्ट में डाल देता है मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जो कंट्री होता है ना, उस कंट्री पे फिर क्या शक के नजरिए से उस कंट्री को देखा जाता है, जिसको अभी वर्तमान में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। अब भारत लगा हुआ है कि उसको क्या कर दे, ब्लैक लिस्ट में डाल दे करके, ब्लैक लिस्ट, उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दे एफएटीएफ करके भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिए तो उस कंट्री को ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक के नजरिए से देखा जाता है। अब शक के नजरिए से देखा जा रहा है तो वहां पर क्या होता है, एफडीआई नहीं जाता, लोग निवेश करने से हिचकिचाते हैं, कोई अदर हेल्प करने से हिचकिचाते हैं। ठीक है, ये सब काम होता है जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और यदि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, हाँ, तब तो फिर ना क्या होता है, पूरा कोई जाता ही नहीं उसके यहाँ निवेश करने। प्लस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने वित्तीय संस्थान हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सभी वित्तीय संस्थान उस देश को ऋण देने से मना कर देते हैं। कब? जब वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। तो जब कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने वित्तीय संस्थान हैं वह सभी वित्तीय संस्थान संबंधित देश को ऋण विण देने से मना कर देते हैं और फिर कोई एफडीआई भी उनके देश में नहीं होता, वो देश अलग थलग पड़ जाता है। इतना समझ में आया? बात क्लियर हुआ यहां तक? सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वेरी, है ना? लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक, ठीक है, तो सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में ये आपके टीचमेंट में रहेगा बिल्कुल, है ना? कल परसों से आपके यूट्यूब में भी रहेगा, डोंट वेरी, सब जगह अवेलेबल रहेगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ो और समझो। ठीक है, इकोनॉमिक्स समझने वाला सब्जेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ।
और एक बार इसको समझ जाओगे ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स से आसान सब्जेक्ट्स कोई नहीं है, सबसे आसान इकोनॉमिक्स है, उसके बाद आपका जियोग्राफी है, उसके बाद आपका क्या है, पॉलिटी, और लास्ट में आपका हिस्ट्री है। अगर आसान देखोगे तो सबसे आसान सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रटना बहुत कम है, सब कुछ समझने वाला रहता है, इसलिए बहुत आसान है। ऐसे ही आपका जियोग्राफी है, उसमें भी आपको समझना बहुत ज्यादा है, रटना कम है। उसके बाद थोड़ा पॉलिटी आता है, पॉलिटी में भी समझना कुछ समझो, बाकी थोड़ा रटना वाला हो जाता है। इतिहास में मोस्टली रटने वाला होता है, लेकिन उसको भी थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो आसान पड़ता है। चलिए, इतना समझ गए होगे तो मैं बात आगे करूंगा, अब आगे बढ़ूंगा। अभी तक कोई ब्लैक लिस्ट में शामिल कोई देश सर्च करिएगा, हमारा काम है बताना, अब उस फैक्ट को आप देखिएगा, ठीक है, कि ब्लैक लिस्ट में कोई देश शामिल है या नहीं। ग्रे लिस्ट में अभी कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है, सर्च करिएगा आशीष, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ू मैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कर परिहार और कर वंचना। कर वंचना के तहत मैं आपको बता दिया, कर वंचना से फाइनली काले धन में वृद्धि होती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव किसी भी देश पे पड़ता है, और इस नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए FATF का गठन किया गया है 1989 में। 2010 में भारत इसका सदस्य बना, और यह क्या करता है, निगरानी करता है, और जिस पर इसको शक होता है उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है, वार्न करता है, और उसके बावजूद अगर ये नहीं मानता तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उसके बाद वह देश अलग थलग पड़ जाता है, कोई उसको मदद नहीं मिलती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ना ही वित्तीय ना ही राजनीतिक, किसी भी प्रकार का मदद नहीं। बात क्लियर हुआ? और ये काले धन को व्हाइट करने के लिए एक राउंड ट्रिपिंग किया जाता है, दूसरा क्या किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किया जा रहा है, फर्जी कंपनी की स्थापना करके क्या कर दिया जा रहा है, हवाला। कोई ए व्यक्ति है इंडिया से, इस व्यक्ति को बी व्यक्ति को पैसा भेजना है, या ए व्यक्ति इंडिया में है और बी व्यक्ति मान लो जर्मनी में है, और इसको अपने बी व्यक्ति के पास पैसा भेजना है, तो ये क्या करेगा, यहां पर जो एजेंट रहेगा, हवाला का देखो शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखा जाए ना तो वो ट्रस्ट होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हवाला से आप क्या समझते हैं, ये बस थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम से ना कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड का, इस चीज को याद रखिएगा। देखो ये होता क्या है हवाला, इसमें होता क्या है, बस इसी चीज को थोड़ा समझ लो, हवाला वर्क कैसे करता है इस चीज को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो मैं क्या बताया, कोई ए व्यक्ति है इंडिया में, इसको पैसा भेजना है अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जो बी व्यक्ति है जो जर्मनी में रहता है ना, हवाला के माध्यम से। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंडिया में जो हवलदार है, हवलदार उसको बोला जाता है जो हवाला का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, हवलदार। ठीक, तो ये ए व्यक्ति जाएगा हवलदार के पास, और इस हवलदार को बोलेगा कि भाई मेरे को 5 करोड़ रुपया मेरे रिलेटिव के यहाँ भेजना है, और ये 5 करोड़ रुपया इसको दे देगा। ठीक, ये हवलदार क्या करेगा, इस व्यक्ति को बोलेगा, इस व्यक्ति को एक क्या कर देगा, ये कोड दे देगा, पासवर्ड दे देगा, क्या दे देगा, कोड दे देगा। क्या हुआ यहाँ पास, ए व्यक्ति हवलदार के पास गया, हवलदार को बोला मेरे को 5 करोड़ रुपया बी को जर्मनी में देना है, हवलदार ने उससे पैसा ले लिया और उसको क्या कर दिया, कोड दे दिया। ठीक, अब ये ए व्यक्ति क्या करेगा, फोन के माध्यम से इस कोड को बता देगा, किसको, बी व्यक्ति को। क्या कर देगा, बी व्यक्ति को कोड के माध्यम से ये बता देगा। ठीक, अब ये हवलदार क्या करेगा, ये अपने एजेंट को जो इस देश में बैठा हवलदार है उसको कांटेक्ट करेगा, उसको कांटेक्ट करेगा और इसको बोलेगा कि तुम एक काम करो, 5 करोड़ का डील है, इससे मैं अपना कमीशन, 5 करोड़ का है तो उसमें मैं अपना कमीशन रख लिया हूं, तुम अपना कमीशन रख लेना, और इस फलाना बंदे को क्या करना है, पैसा पहुंचवाना है। तो ये क्या करेगा, हवलदार इसको पैसा नहीं देगा, पैसा उसी के पास रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। हवाला प्रोसेस में पैसा उसी के पास है अभी, हवलदार बस क्या करेगा, इसको कोड बता देगा। क्या करेगा, कोड बता देगा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इसके पास इसको कांटेक्ट करेगा, या ये व्यक्ति इसके पास जाएगा या इसको फोन करेगा, दोनों में से कुछ भी हो। ये व्यक्ति क्या करेगा, मान लो इसके पास गया, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इस ए के द्वारा जो कोड बताया गया है उस कोड को इसको बताएगा, और जैसे इसको कोड मैच होगा, ये जो कोड बताया है और ये जो कोड बता रहा है, ये दोनों मैच हुआ, तो ये तुरंत इसको क्या करेगा, 5 करोड़ रुपया दे देगा। तो पैसा अभी रहने के लिए इसके पास है, पैसा भी किसके पास है, हवलदार के पास है, जो 5 करोड़ रुपया इसने दिया है। और ये जो पैसा दे रहा है हवलदार यहाँ का, वो अपना पैसा दे रहा है 5 करोड़ रुपए। इसको कोड ये बताया तो इसको 5 करोड़ रुपया दे दिया।
मतलब इसके पास 5 करोड़ रुपया पहुंच गया और ये 5 करोड़ रुपया वही है, मतलब पैसा एक देश से दूसरे देश में नहीं गया है, अभी पैसा वही का वही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बस ट्रस्ट के भरोसे, यही पर मैं लिखा हूं, देखो ट्रस्ट, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ना हवाला का, ट्रस्ट, भरोसे से ये पूरा ना धंधा चलता है हम लोग का, हवाला कारोबार ना भरोसे पर ही आधारित होता है। जो भरोसा तोड़ता है, जो ट्रस्ट तोड़ता है, उसको हवाला व्यापारी क्या कर देते हैं, उस मार्केट से खिसका देते हैं, चलो भागो, तुम्हारे लायक, तुम्हारे जैसे लोग इस धंधे में नहीं टिक पाएंगे करके, है ना। मतलब एक फोन पे देखो 5 करोड़ रुपया इस पे दे दिया, ये इसके पास बहुत पैसा पड़ा है तो ये अपना 5 करोड़ रुपया दे दिया। इन फ्यूचर मान लो यहाँ से बी को उसके पास भेजना रहेगा तो फिर से ये इसके पास जाएगा, एक कोड ले लेगा, कितना पैसा देना है वो इसको दे देगा और ये यहाँ फोन करके बोल देगा इतना पैसा इस बंदे को दे दो, कोड बताएगा तो। और इन लोग का जो पैसा इनके पास जो आ रहा है ना, इस पैसों को लोग अपने तरीके से लास्ट में सेटल हिसाब रखते रहते हैं और लास्ट में सेटलमेंट करते हैं। और सेटलमेंट क्या करना, फिर एफडीआई के थ्रू ही फिर पैसा एक देश से दूसरे देश में जाता है, पैसा एफडीआई के थ्रू ही जाता है, याद रखिएगा। बाद में एफडीआई कंपनी की, फर्जी कंपनी की स्थापना करते हैं, उसके बाद इस पूरा पैसा, मतलब जब एक क्या बोला जाए, बहुत अमाउंट हो जाता है, अमाउंट हैवी हो जाता है, कई लोगों से ऐसे हवलदार पैसा ले लेके यहाँ से सप्लाई करवाते जा रहा है और बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तब उस अमाउंट को फिर एफडीआई के माध्यम से संबंधित देश से भेज के इस हवाला व्यापारी को फिर उसका हिस्सा दे देता है, लो तुम्हारा इतना हिस्सा था पकड़ लो करके, या ये फिर उस हवलदार को क्या करेगा, इतना हिस्सा दे देगा, ऐसा है करके। बात समझ में आ रही जी, हवाला व्यापार, यही है हवाला व्यापार और कुछ नहीं है ना। एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आंसर, किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर ब्लैक लिस्ट में कौन है, वहां आंसर मिल गया है, पाकिस्तान है करके, देख लेना, सर्च कर लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक है ना कि पाकिस्तान है या नहीं। चलो ठीक, तो फाइनली हमारा टैक्स टॉपिक के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है, जनरल एंटी अवॉइडेंट रूल, गार, 1 अप्रैल 2017 से ये देश में लागू हुआ है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। वनडे एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए एक दिन का जो टिक लगाने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, गार भारत में कब लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2017 को गार लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है, फुल फॉर्म में बता दिया, 2-3 बार बोल दिया, ठीक। यह है क्या, तो बोला गया है वह सभी गैर वित्तीय लेन देन, वह सभी गैर वित्तीय लेन देन जो जिसमें वह सभी गैर वित्तीय लेन देन जिसमें सरकार को कम से कम 3 करोड़ रुपए कर प्राप्ति का अनुमान है, कर प्राप्ति का क्या है, अनुमान है, उनकी जांच के लिए उसकी जांच के लिए गार का गठन किया गया है, उसकी जांच के लिए गार का गठन किया गया है, ठीक है। एक ये लास्ट हमारा सब टॉपिक है, टैक्स के अंत में टॉपिक खत्म हो जाएगा, कुछ दूसरा चालू करेंगे। तो गार के लिए मैं क्या बता रहा हूं, एक तो याद रखिएगा कि कब लागू हुआ है देश में, 1 अप्रैल 2017 से क्या हुआ है, ये लागू हुआ है, बात क्लियर, ठीक। अब ये है क्या, तो बोला गया है, इसको बनाया क्या गया है, तो ये एक रूल है जो क्या करेगा, जांच करेगा, किसकी जांच करेगा, तो वित्तीय लेन देन से सरकार को राजस्व का हानि हुआ है और सरकार को
है कि कम से कम 3 करोड़ रुपए तो क्या होगा, प्राप्त होगा। उन सभी गैर वित्तीय लेन देन की जांच के लिए यह नियम बनाया गया है और इस जांच के लिए 2 जांच गठित की जाएगी, 2 जांच समिति बनाई गई है। तो 2 जांच समिति है ना, जांच क्या बोल रहा हूं मैं, इसके लिए क्या किया गया है, 2 जांच समिति। तो याद रखिएगा, एक समिति जो रहेगी वो हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में बनी गई है, हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में, और दूसरा जो है वो जनरल डायरेक्टर ऑफ टैक्स बोर्ड के नेतृत्व में, जनरल डायरेक्टर ऑफ टैक्स बोर्ड के नेतृत्व में। तो गार के बारे में थोड़ा सा इतना याद रखिएगा। मेंस के लिए आपको ये पूरा जानना है, वनडे एग्जाम के लिए बस इतना जानना है, 1 अप्रैल 2017। तो याद रखिएगा गार क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भारत में 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, तो बोला गया कि वह सभी गैर वित्तीय लेन देन जिसपे सरकार को कम से कम 3 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, उनकी जांच के लिए गार नियम लाया गया है। यह रूल है ना, लास्ट में क्या बोला हूं, रूल, यह नियम लाया गया है। ठीक, इसके तहत जांच के लिए 2 समिति के गठन का प्रावधान है। एक समिति का गठन हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में होगा, दूसरे कमेटी का गठन जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्स बोर्ड के नेतृत्व में होगा। तो ये आपका गार है ना, बात क्लियर हुआ। चलो, ये हमारा टैक्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए अब बात होता है टैक्स टॉपिक के बाद क्या पढ़ा जाए। तो देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका, मैं जब आप लोग को निवेश बता रहा था, निवेश टॉपिक, इसको मैं मिस कर गया हूं, आप लोग को बताया नहीं। निवेश टॉपिक पढ़ाने के समय मैं बोला था ग्रोथ जो समानुपाती होता है किसके, निवेश के, बताया था जी। फिर वही पास बोला था ग्रोथ इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैं, आप लोगों को याद होगा तो, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो अपॉन ICOR। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एक तो ये होता है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट तो होता है समानुपाती इन्वेस्टमेंट, और साथ में क्या हो जाता है, ग्रोथ 1/ICOR। यह जो फॉर्मूला लिखा हूं मैं कि ग्रोथ जो होता है समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो अपॉन ICOR, मतलब ग्रोथ के बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और ग्रोथ के बढ़ने पर ICOR कम होता है। ये चीज मैं बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट टॉपिक पढ़ा रहा था, याद करो, निवेश टॉपिक में सबसे पहले मैं यही चीज बताया था। ठीक, उसके बाद मैं ये बोल दिया था कि हम लोग को पढ़ना तो फिलहाल निवेश है, तो निवेश को पढ़ते हैं अपन, और इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह, CSR, PPE, ये सब हम लोगों ने देखा है। अब बात आता है इसको मैं मिस कर गया था, आप लोग को बताया नहीं था, है कि नहीं, याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो बात आ रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूं ग्रोथ ICOR, तो यहाँ ICOR यह है क्या, ये बोला ये जा रहा है कि जैसे जैसे समृद्धि दर बढ़ती है, विकास बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है, वैसे वैसे ICOR कम होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक, फॉर्मूला है क्या? ठीक, इस फॉर्मूला को थोड़ा समझ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। देखो, पहले तो COR समझो। COR मतलब क्या, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो,
मतलब मैं COR का मीनिंग कर दिया। COR मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। COR ये बोल क्या रहा है, एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की मात्रा, ये क्या हो गया, COR। ऐसा नहीं समझोगे, समझोगे लेकिन इतने में नहीं समझोगे, मैं हूं ना समझाने के लिए, डोंट वरी। देखो यहां पास बोला क्या जा रहा है, मान लो एक शू का उत्पादन लागत, एक शू का कॉस्ट हमको कितना पड़ रहा है, 100 रुपए। कितना पड़ रहा है, 100 रुपए। एक शू के उत्पादन को बनाने में, एक जूते को बनाने में 100 रुपए लग रहा है। तो यही क्या है, एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। अब किसी भी देश से मान लो, अब यहाँ पर बोल दिया कि 10 शू बनाए भाई, 10 शू को तो कितना आ गया, कॉस्ट इसका 1000 रुपीज आ गया। तो ये आपका क्या है, COR है, एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। लेकिन यहां कम क्या होता है, कम होता है ICOR, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंट होना है ना, इसी से निकल रहा है इंक्रीमेंट, इनकी इंक्रीमेंटल। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है, आई का मीनिंग निकल रहा है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। COR का मैं ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। आई का क्या निकल के आ रहा है, इंक्रीमेंटल। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां जो मैं लिखा हूं ICOR, तो ICOR का मीनिंग निकल के आ रहा है, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। पूंजी की मात्रा। अब बात समझो, COR तो समझ गए आप लोग, कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की मात्रा। एक शू बनाने में 100 रुपए लग रहा है, तो वो क्या है, COR है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि अतिरिक्त इकाई, मान लो आप 10 शू पहले से बना रहे हो, 10 शू आप उत्पादन कर रहे थे, लेकिन 10 शू के बाद जब आपने 11वां शू बनाया, 11वां इकाई या यूनिट्स का उत्पादन किया, तो इसका कॉस्ट राशि क्या 100 रुपए ही है, या फिर ये 100 रुपये से कम होकर, 100 रुपये से कम होकर यहां पर से बोल रहा है कि 99.8 पैसे लग रहा है। तो ये जो अतिरिक्त इकाई उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त इकाई, पहले अपने को कॉस्ट कितना लग रहा था, 100 रुपीज। अब जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हम उत्पादन कर रहे हैं, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए जो पूंजी लागत लग रहा है उसमें कमी आ रही है? क्या 12वां इकाई का उत्पादन कर रहे हैं हम? अगर 12वां इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो क्या उसमें पूंजी की मात्रा में कमी हो रही है? जब 12वां इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो क्या इसमें कमी आ रही है, या वो भी उतना ही है? तो इसी को बोला जा रहा है कि अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा। तो बोला जाता है किसी भी देश में जब विकास बढ़ता है, विकास बढ़ते जाता है, कंटिन्यू ग्रोथ होते रहता है, तो ये अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक जो पूंजी की मात्रा है उसमें कमी आने लगती है ना। ये ग्रोथ का क्या है, फॉर्मूला है, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है कि किसी भी देश से भाई विकास के साथ साथ क्या होगा, उत्पादन में क्या होगा, कॉस्ट लागत में कमी आएगी। पहले कपड़ा बनाना होता था तो क्या करते थे, हाथ से क्या करते थे, वो चरखा चलता था उससे सूत दिए करते थे, या फिर हाथ से चलाने वाला कुछ होता है लकड़ी का, हाथ से ऐसे ऐसे करता रहता है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, लेकिन वैसा करते थे। ठीक, धीरे धीरे देश विकसित होता गया, देश में हाई फाई टेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया,
उन्नत तकनीक व्यवस्था आ गई, तकनीकी, हाँ तकनीकी स्तर पे हम क्या हो गए, आगे बढ़ने लगे, और उसके जगह अब क्या आ गई, मशीन आ गई। तो पहले जो वर्क फोर्स जो काम कर रही थी, 10 आदमी मिलकर दिन भर में जो काम करते थे, उस काम को अब एक मशीन ही क्या कर दे रहा है, 2 घंटे में कर दे रहा है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन कब जनरेट होगा, जब कंटिन्यू ग्रोथ क्या होता रहेगा, होता रहेगा। तो कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है ना किसी देश में, तो वहां पर क्या होता है, अतिरिक्त इकाई जो उत्पादन होती है उसकी जो, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, फिर भी आपके सामने एज अ क्वेश्चन ये दिख सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये ICOR का कम होना किस पर डिपेंड करेगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगी। ICOR का कम होना, बात समझ रहे हो क्या बोला मैं, क्वेश्चन है आप लोगों से, जल्दी से आंसर दो। ICOR का कम होना, चलो तो बात समझे आप, मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा, इसको लिख लिए, नहीं लिखोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा, इसी में रिकॉर्डेड रहेगा, यूट्यूब में भी रहेगा, जहां से देखना रहेगा देखिएगा, समझना जरूरी है ना। हाँ, जब ग्रोथ बढ़ता है ना तो अतिरिक्त इकाई उत्पादन लागत में ना पहले की तुलना में कम होता रहता है, पहले की तुलना में कम होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो ICOR है, ICOR का कम होना, ICOR का कम होना निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो किस पे करता है निर्भर, तो बोला गया है उन्नत तकनीक पर। ठीक है जी, जितना बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए, कुशल श्रमिक पर, श्रमिक क्या होगा, जितना ज्यादा कुशल होगा, विदाउट कुशलता के कोई मतलब नहीं है, जब तक उसके में कोई स्किल नहीं होगा, कोई कुशलता नहीं होगी, कोई मतलब का नहीं है ना। जनसंख्या पढ़ाऊंगा मैं भारत के संदर्भ में, है ना, चैलेंजेस देखेंगे भारत के। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई श्रमिक है, आप ही थोड़ा सा जूम कर लो भाई, कोई है जो कुछ नहीं जानता, दूसरा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, 10 साल से जूता बना रहा है, उसको जूता बनाने का टेक्निक पता है। अब जूता उत्पादन करना है तो जो कुशल व्यक्ति है वो ज्यादा बेटर कर पाएगा, या जो अकुशल है वो करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा काम, कर लेगा दिन भर में एक आध जूता बना दिया, जो बनाने वाला है, जो जिसके पास कुशलता है, वो क्या करेगा, धड़ाधड़ दिन भर में 10 जूता बना देगा। तो श्रमिकों की कुशलता याद रखिएगा, ये भी बहुत मैटर करता है। और मैटर क्या करता है, तो पूंजी लागत का कम होना। तो पूंजी लागत को इसमें ये समझो आप, ब्याज दर का कम होना, बैंक दर का कम होना, पैसे के संदर्भ में ब्याज दर का कम होना बहुत बड़ा मैटर है। पढ़ाऊंगा मैं, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़े नहीं है, पूरा मनी पॉलिसी पढ़ेंगे हम लोग, CCR, CRR, SLR, ये सब होता क्या है सब बताऊंगा आप लोग को, बहुत बड़ा मैटर होता है। CRR पूरा पूरा बिजनेसमैन, शेयर मार्केट सब पैनी नजर बनाए रखती है, RBI CRR को कम करेगा या ज्यादा करेगा करके, क्यों करता है, और ज्यादा कर देगा तो क्या प्रभाव होगा, कम कर देगा तो क्या होगा, ये आप लोग को समझना है, तब आप वास्तव में अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे कि क्यों कर रहा है, उसके प्रभाव क्या होंगे, फिर एग्जाम में पूछे ना कोई भी क्वेश्चन सब बनाओगे। चलो, ब्याज दर का क्या होना, कम होना, ये भी डिपेंड करता है। और बोला जाता है क्या, आधारभूत संरचना, जितना ज्यादा आधारभूत संरचना मजबूत होगा। अब आधारभूत संरचना से अभी बोलोगे कि सर क्या होता है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है जी, पूछ सकते हो, लेकिन मैं बार बार बता चुका हूं आधारभूत संरचना क्या होता है ना। तो भौतिक और सामाजिक में इसको डिवाइड करते हैं। भौतिक में आपका रेलवे, सड़क, बंदरगाह,
ये सभी आ जाते हैं। सामाजिक में हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब आ जाते हैं। तो जो उत्पादन और पुनरुत्पादन में सहायता करते हैं उसी को बोला जाता है आधारभूत संरचना। तो किसी भी देश में, हाँ, कच्चा माल वगैरह भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, कच्चा माल वगैरह वो सब भी है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर फैक्ट हैं जो क्या करते हैं, आईसीआर को कम करते हैं। तो किसी भी देश में जितना ज्यादा श्रमिक कुशल होंगे, जितना ज्यादा तकनीकी विकास होगा, है ना, सीआरआर जितना कम रहेगा या बैंक दर जितना कम रहेगा, और आधारभूत संरचना क्या रहेगा, जितना बेटर होगा। अब ब्याज दर का कम होना निर्भर करता है ना महंगाई पे। अगर महंगाई ज्यादा है तो ब्याज दर कम नहीं होता, फिर महंगाई कम रहेगा तब ब्याज दर कम होता है। इसके बीच का रिलेशन समझेंगे हम लोग बाद में। तो आईसीओआर का कम होना निर्भर करता है उन्नत तकनीक, कुशल श्रमिक, ब्याज दर का कम होना और आधारभूत संरचना, बेहतर आधारभूत संरचना, ऐसा लिख लेना, बेटर आधारभूत संरचना। तो ये आपका आईसीओआर वाला एक कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना। निवेश के बाद मेरे को निवेश में ही बताना था इसको, लेकिन मैं आप लोग को ना एफडीआई और एफआईआई पढ़ाया, उसके बाद मैं डायरेक्ट टैक्स सिस्टम पे आ गया, माइंड से उतर गया था मेरे। बात क्लियर, समझ में आ गया? यस और नो? आगे बढ़ूं मैं अब? तो ये है, देखो, अब हमारा ना ये टैक्स टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक। चलिए, अब टैक्स टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। अब मैं क्या करता हूं, पैरेलल रूप से ना कुछ टॉपिक लेके चलूंगा, हम लोग कंटिन्यू इसी को पढ़ेंगे अभी फिलहाल। अभी ये आपका गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, कृषि, उद्योग और आयोजन, पंचवर्षीय योजना जो होता है वो सब, ये एक मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा कहां, थोड़ा सा फिर बजट, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, इस पर बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कहां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, बजट, भुगतान संतुलन, अंतरराष्ट्रीय